बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझिए कि इसको समझने के बाद आपकी जिंदगी में बैंक से 5 गुना 6 गुना 10 गुना कमाना तो बहुत आसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF क्या होते हैं, इसके बारे में मैं चीना शर्मा और इस वीडियो को देखने वाले हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप एग्जाम्पल के साथ समझाइएगा। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसा कि इसके नाम से पता है, पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, राइट। ये पूरा सर्किल समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझिए कि इसको समझने के बाद आपकी जिंदगी में बैंक से 5 गुना 6 गुना 10 गुना कमाना तो बहुत आसान होगा, ये मैं कह सकता हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रमेश था एक, रमेश के पास 80 लाख रुपए थे। अब आप जानती हैं इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो कहीं तो पैसे लगाएगा। बैंक FD में तो बहुत कम पैसा मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो रमेश ने क्या किया कि कहाँ पैसा लगाऊं, सोचने लग गया। अगर किसी एक कंपनी में लगाता है तो आप बताओ एक ही कंपनी में लगाने से क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है? एक ही कंपनी में पैसा लगाने से उसका पैसा डूब भी सकता है ज्यादा, हाँ, और बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है, राइट। ठीक है, तो रमेश ने ऐसा नहीं किया। रमेश ने पता किया कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनी आती है। भाई 50 कंपनी आती है, सबको मालूम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रोल निफ्टी 50 में जिस कंपनी का सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है वो है HDFC बैंक। 10.97% रोल है इसका, मतलब हम अब से इसको 11% बोलेंगे, 10.97, ठीक है। और सबसे छोटी कंपनी है वो UPL आती है जिसका रोल 0.25%, राइट। तो रमेश ने क्या किया, एक ट्रिक लगाई, ठीक है, कि मैं सब में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। सब में पैसा इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि कोई एक कंपनी तो डूब भी सकती है, 2 कंपनियां डूब भी सकती है, पर 50 कंपनी जो कि भारत की टॉप कंपनीज है वो कभी डूब नहीं सकती। और जैसा कि पैसे का इतिहास बताता है कि ये कंपनीज लगातार ग्रोथ ही कर रही है, निफ्टी 50 बढ़ता ही जा रहा है, राइट। ठीक है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब निफ्टी 50 23,000 अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो रमेश ने क्या किया, 80 लाख का 10.97% निकाला, जो कि 8,77,600 आता है। उतने ही रुपए के HDFC बैंक के शेयर ले लिए और 80 लाख का 0.25% निकाला, जो कि 20,000 रुपए मात्र आ रहा है, उतने की UPL ले लिए। ऐसे करके उसने बाकी के 48 कंपनीज में भी पैसा लगा दिया और पूरे 80 लाख लगा दिए। अब रमेश के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक वो हैं जो निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 में किसी स्टॉक का रोल ज्यादा है तो रमेश के पोर्टफोलियो में भी ज्यादा है। यानी रमेश का पोर्टफोलियो वैसे ही चलेगा जितना निफ्टी 50 चलता है, और निफ्टी 50 ग्रोथ कर रहा है, बैंक रिटर्न से तो बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, तो रमेश भी ग्रोथ करेंगे। लेकिन अब ये क्या है कि यहां पर कोई पैसा डूबने का चांस ही नहीं है, नील के बराबर है। सर नील के बराबर कैसे है? जैसे हम बात कर लें कि मान लीजिए 50 की 50 कंपनियां डूब गई, ऐसा नहीं होता है, एक रात में नहीं डूबती। अगर कोई कंपनी बेकार परफॉर्मर भी होती है तो उसको निफ्टी 50 से बाहर कर देते हैं, तो रमेश भी यही करेगा। जो कंपनी बेकार होगी उसको निफ्टी 50 से बाहर कर देते हैं, तो ये भी अपने पोर्टफोलियो से उस कंपनी के शेयर हटा देगा और दूसरी कंपनी के खरीद लेगा। तो ऐसे करके रमेश का पोर्टफोलियो बन गया साहब कितने का, 80 लाख। समय निकला, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट प्राइस बढ़ गई, और वो शेयर सब मिलाकर कितने के हो गए, 90 लाख के, ठीक है। अब रमेश के पास मान लीजिए कोई आया, आप ही आइए, ठीक है, आपका नाम यहाँ लिख देता हूँ। तो रमेश के पास ये चीना है, ये बोले कि आपने तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है ना, मुझे है ना पैसे लगाने हैं, ठीक है। अब चीना से पूछा गया किस में पैसे लगाने भाई, तो चीना बोले मुझे भी सारे शेयर्स में पैसे लगाने, सब शेयर्स में, और इसी हिसाब से लगाने, इसी हिसाब से लगाने, मतलब निफ्टी 50 में जिस शेयर का रोल ज्यादा है वो शेयर ज्यादा खरीद लूं, बाकी कम खरीद लूं। आपका पोर्टफोलियो कितना, बजट कितना, बोली 450 रुपए लेकर आइए। मैंने कहा 450 रुपए में तो हो सकता है एक शेयर भी नहीं आए, या कोई शेयर आ जाए, कोई नहीं आए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, पैसे तो 45,000 ले आओ। नहीं, बोली 450 रुपए। मैंने कहा ठीक है। तो रमेश ने क्या किया, अपने पास जो 90 लाख रुपए के शेयर हो चुके थे आज, उनको 1 लाख टुकड़े कर दिए, यानी 1 लाख यूनिट्स में बांट दिया। और रमेश क्योंकि ये काम कर रहा है तो अब से रमेश बन गया असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी बन गया, क्योंकि वो आपको लिए कुछ करना चाह रहा है आपके लिए, ठीक है। यानी जो ये काम करता है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाता है, जो ETF में एंट्री लेता है। यहाँ पे रमेश असेट मैनेजमेंट कंपनी बन गया। रमेश ने अपने 90 लाख के जो पोर्टफोलियो था उसके 1 लाख टुकड़े कर दिए, यानी 1 लाख यूनिट्स में बांट दिया, तो 90 लाख अपॉन 1 लाख, यानी हर यूनिट की वैल्यू हो गई 90 रुपए। अब आपके पास कितने पैसे थे मैडम, 450, राइट। 450 रुपए आपके पास है, 90 रुपए की 1 यूनिट है। आपने कहा मैं ले लेती हूँ 5 यूनिट,
बिल्कुल। 950 45। 45। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 यूनिट खरीद ली। ठीक है, हालांकि अब ये 5 यूनिट आपको कहां से खरीदनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज में। रमेश का ये जो पोर्टफोलियो है, जैसे ही ये एएमसी बना, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जाकर आप खरीद सकती हैं। डायरेक्ट एएमसी से भी खरीद सकती है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन डायरेक्ट एएमसी से इसमें नहीं होता काम। जनरली बीएसई और एमएससी एनएससी से ही होता है। ठीक है, डायरेक्ट एएमसी इसमें एंट्री नहीं मारती, रेयर सिचुएशन में मारती है। तो अब रमेश ने बीएसई और एनएससी में अपने शेयर लॉन्च कर दिए, अपने ईटीएफ को लॉन्च कर दिया। 1 यूनिट 90 रुपीज की थी, आपने 5 यूनिट खरीद ली, 5 यूनिट 450 में आ गई। अब क्या किया आपने, ठीक है, 5 यूनिट में से थोड़े दिन बाद मन किया कि 2 यूनिट बेचनी है। खरीदी कहां से थी, स्टॉक एक्सचेंज से। आप स्टॉक एक्सचेंज वहां जाके बेच दो, वहां जाके बेच दो। बिल्कुल राइट, कोई और खरीद लेगा, टीना की जगह कोई चमेली आ जाएगी, बिक जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा मान लो मार्केट में कोई है ही नहीं चमेली, भाई ईटीएफ है, कोई इंटरेस्टेड हो कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। यस। ठीक है, तो मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं था, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट रमेश को भेज दो। रमेश से खरीदे थे ना, हाँ राइट, यानी एएमसी से खरीदे थे, वो जो एएमसी का ओनर है, स्पॉन्सर है, हाँ। उसी को भेज दो। अगर कभी कभी एएमसी क्या करता है कि इस काम को करने के लिए कि भैया मैं बार बार खरीदूंगा बेचूंगा नहीं, एक ऑथराइज्ड पर्सन को लगा देता है। लेकिन ये बात तो हमारे थ्योरी मैटर तो हमारा है ही नहीं ना, हमको तो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सिंपली जाके ईटीएफ खरीदने और ईटीएफ बेचने हैं, वहां पे काम हो जाएगा। आगे सोचने की जरूरत नहीं है, पर सोचने की जरूरत ये है, अब आपके पास 3 यूनिट्स रह गए ईटीएफ की। बिल्कुल। अब क्या होगा, ये 3 यूनिट आपके पास पड़ी है, साल खत्म हुआ तो अलग अलग कंपनीज ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और जितना डिविडेंड आपके 3 यूनिट के हिसाब से आपके बना, 90 लाख यूनिट्स का डिविडेंड ले लेंगे, उसमें से 3 यूनिट का कितना सा थोड़ा सा डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। मतलब मेरे कहने का ये था कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा ईटीएफ इन्वेस्टमेंट पे। तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ जिसमें आप एक पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, और पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो एनएससी और बीएसई के थ्रू। इसका कोई मालिक होता है, स्पॉन्सर होता है, उसको एएमसी कह देते हैं, बस। ठीक है, इससे भी आपको मतलब नहीं है, आपको तो एनएससी और बीएसई में जाना है, ईटीएफ सर्च करना है, और ईटीएफ सर्च करके ईटीएफ खरीद लेना है। बट जो भी आप ईटीएफ खरीदोगे, तो ये बात पक्की है कि उस ईटीएफ के थ्रू एक कंपनी में निवेश होगा या सारी में निवेश हो जाएगा? सारी में निवेश हो जाएगा। सारी में, मतलब यहाँ 50 कंपनीज का था, हो सकता है ये कोई 750 इंडिया की टॉप कंपनी का बन जाए ग्रुप, व्हाटएवर, राइट। ठीक है, और बताओ। तो इसके लिए तो हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, जब आप एनएससी और बीएसई से काम करोगे तो डीमैट अकाउंट की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डीमैट अकाउंट के लिए मैं कहूंगा कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नंबर है 77749 ठीक है, जिसमें हम फ्री डीमैट अकाउंट भी अवेलेबल कराते हैं। और बोलो। ठीक है, अच्छा एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी कि निफ्टी 50 में तो देश की टॉप 50 कंपनीज आती है, लेकिन मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट ओनली ऑयल एंड पावर सेक्टर की कंपनीज में, ओके, तो मुझे वहां की टॉप कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना हो, तो वहां से पैसा कमाना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप ये चाहते हैं कि केवल आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करें, राइट, जैसे ऑयल हो गया या एफएमसीजी हो गया, राइट, ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास ईटीएफ की एक लिस्ट बनी हुई है, मैंने अपने वॉच लिस्ट में ईटीएफ अलग निकाल के रख रखे हैं। तो इनको ढूंढना कैसे है, मतलब ये कैसे पाए जाते हैं? मतलब इनका नाम क्या है? हाँ। ठीक है, देखिए जो निफ्टी 50 है उनका जो ईटीएफ है वो निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है, राइट। ऐसे बैंकिंग वालों का बैंक 20, गोल्ड वालों का गोल्ड 20, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप गोल्ड 20 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई रमेश होगा जिसने रियली में फिजिकल गोल्ड खरीद रखा होगा, ठीक है, तो उसके दाम बढ़ने ना बढ़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट है, इट्स ओके, है ना, ठीक है। तो अलग अलग नाम से 20 आता है अक्सर, कभी कभी जैसे मॉम 100 भी एक ईटीएफ है, ठीक है, लिक्विड 20 भी ईटीएफ है। जब आप ईटीएफ पे क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज है, डिटेल वो अंदर बता देगा, एंड जस्ट लाइक ए नॉर्मल चार्ट सब कुछ वैसा ही होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो पर्सनली यू कैन कॉन्टेक्ट, द नंबर हैज बीन गिवन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में तो देश की टॉप 50 कंपनीज होती है, हाँ बिल्कुल, है ना,
तो अगर मेरा मान लीजिए इंटरेस्ट मेरा ओनली ऑयल एंड पावर सेक्टर की कंपनी में है और मैं उसी में पैसे समझ गया, ठीक है। प्रश्न ये है कि किसी सेक्टर में पैसा लगाना है, तो जैसे एफएमसीजी में लगाना है या कंज्यूमर में लगाना है, व्हाटएवर, किसी भी एक सेक्टर में पैसा लगाना है, ऑल सेक्टर्स में नहीं लगाना। तो उसके लिए जो ईटीएफ है वो भी अवेलेबल है मार्केट में। आप सेक्टर का नाम और ईटीएफ डालेंगी तो सर्च हो जाएगा, राइट। उसके आगे 20 डालकर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो गूगल है ही, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्टर के भी ईटीएफ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीपीएसई ईटीएफ है, ये पर्टिकुलर ऑयल एंड पावर्स में काम करता है, पावर एंड ऑयल में, है ना, ठीक है। तो ये कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। 20 अक्षर लगता है नाम के आगे, गूगल अगला स्टेप हो सकता है, नहीं तो फोन नंबर इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल। ओके, तो ईटीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं? ईटीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं? ईटीएफ के कितने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन नहीं कर पाई शायद, ठीक है। एक एक करके फिर से इकट्ठे कर देता हूं। देखो, सबसे पहले तो ईटीएफ में आपको ईयरली डिविडेंड मिलता है, क्योंकि आपके पास 50 कंपनी का पोर्टफोलियो इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो वो कंपनियां डिक्लेयर करेंगी डिविडेंड, तो उस रमेश जो है स्पॉन्सर है वो आपको भी थोड़ा सा डिविडेंड देगा, क्योंकि आपके पास 3 यूनिट थी अगर आपको याद हो तो ईटीएफ में एक तो डिविडेंड मिलता है। दूसरा फायदा है ईटीएफ की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? ये बहुत आसान बात है। वैल्यू इसलिए जीरो नहीं हो सकती क्योंकि जैसे 50 कंपनियां हैं, उनमें से कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो उस कंपनी को ऑटोमेटिकली उस बास्केट से हटा दिया जाएगा, तो वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा है, इसमें कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है कोई कंपनी के साथ, आपको तो सिंपली जाना है, राइट, इन्वेस्ट कर देना। इसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगली बात यह है, इसमें म्यूचुअल फंड की तरह कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल पैसा रखना ही रखना है, जिस दिन मन करे खरीदो, जिस दिन मन करे बेचो, ठीक है। अगला फायदा ये, अच्छे अच्छे शेयर ही पूल में रहते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बात हुई, ठीक है। अगला फायदा ये, आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, जो कि 9 o'clock 9:15 to 3:30 है, तो आप उस बीच कभी भी ट्रेड कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे ट्रेड होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब खरीदोगे और बेचोगे तो गवर्नमेंट के जो चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे, जो ब्रोकरेज लगती है वो लगेगी, मतलब जस्ट लाइक द नॉर्मल शेयर, बट इट्स ए बंच ऑफ शेयर्स, राइट, ठीक है। अगला फायदा ये है कि आपको फ्रैक्शन का बेनिफिट मिलता है। फ्रैक्शन का बेनिफिट मतलब जैसे कि आप शेयर खरीदना चाहो, कोई शेयर 2500 रुपए का है तो अकेला तो खरीद नहीं पाओगी, लेकिन ईटीएफ में अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक पार्ट इन्वेस्ट हो जाता है उस शेयर में भी। जैसे आपने 450 रुपए लगाए, 5 यूनिट खरीदी, तो एक एक यूनिट में हर शेयर है, चाहे तो वो कितना ही महंगा हो, तो वो एक बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। और बेटर देन स्टॉक है, ये भी एक फायदा है कि अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बच्चे भी ये काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की डेट रिलेटेड कि इस डेट पे ट्रांजेक्शन करना है, ऐसा कुछ, तो ये कुछ इसके ईटीएफ के फायदे हैं। बहुत अच्छी चीज है ईटीएफ, मतलब वन कैन ग्रो इजीली विद द हेल्प ऑफ ईटीएफ। इनिशियली इफ यू डजंट हैव द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक, यू कैन गो थ्रू। ईटीएफ में एसआईपी पॉसिबल है? ईटीएफ में एसआईपी पॉसिबल है भी और नहीं भी। ये आंसर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, क्योंकि कुछ ब्रोकर आपको ईटीएफ में एसआईपी देते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी डेट से अपने आप पैसा काट के उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, आप जैसे आप स्टॉक में एसआईपी करते हो ना, वैसे ही स्टॉक का बंच ही तो है। हाँ। लेकिन कुछ ईटीएफ में एसआईपी नहीं भी देते, वैसे आप सब देने लग गए, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट हुआ जो मैंने काउंट नहीं किया था, है ना। अच्छा। और बोलो। तो इसके बारे में क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। लॉसेस ईटीएफ के? ईटीएफ का लॉस भी है। देखो, ये काम रमेश ने किया था आपके लिए, हाँ। तो रमेश क्या करता है, थोड़ा सा अमाउंट अपना चार्ज करता है, थोड़ा सा। जब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे किसी भी ईटीएफ में, तो हमको मिलेगा कि वहां पे 0.25 0.15 हर ईटीएफ वाला, वो रमेश हो या कोई और हो, वो थोड़ा थोड़ा अपना चार्ज करता है। इसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि भैया रमेश ने पूरी मेहनत की है आपके लिए, ठीक है, वही लीड कर रहा है, तो ईटीएफ में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो भी होता है। और इस एक्सपेंस रेशियो को कमाने के लिए तो रमेश ने ईटीएफ क्रिएट किया था। तो अब आपको ये फायदा भी बात समझ में आ गई कि रमेश आपके लिए दिल क्यों खोल के बैठा था। रीजन ये था कि उसका एक्सपेंस रेशियो जो आपके लिए एक्सपेंस है उसके लिए इनकम है, पर ये बहुत कम होता है, नेगलीफाई होता है, राइट, ठीक है, 0.15% अप्रोक्स होता है। अलग अलग
ETF का अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ETF का एक नुकसान और बताता हूँ, लिक्विडिटी इश्यू हो सकता है। लिक्विडिटी इश्यू मतलब मार्केट में आप गए बेचने, वहां पे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसके 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन मार्केट में होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रमेश के पास जा सकते हो, मतलब स्पॉन्सर के पास जा सकते हो, नहीं तो रमेश ने किसी ऑथराइज्ड पर्सन को लगा रखा होगा, राइट, और वो ये काम कर रहा होगा कि बाइंग और सेलिंग का काम कर रहा होगा रमेश के बिहाफ पे, ठीक है। कंटिन्यू डिफरेंट प्राइजेस पे, 5 पैसे के डिफरेंस पे बायर और सेलर उसने खुद ने क्रिएट कर दिए, वो बाय भी कर रहा है और वो सेल भी कर रहा है। दोबारा सुन लीजिए, ऑथराइज्ड पर्सन रमेश लगाता है ताकि लोग ट्रेड कर सके। अब वो क्या करता है ऑथराइज्ड पर्सन, 380 रुपए 40 पैसे में कहता है बाइंग ऑर्डर लगा देता है, और 380 रुपए 45 पैसे में सेलिंग ऑर्डर लगा देता है, ठीक है। अब उसका सेलिंग ऑर्डर है तो आपका बाइंग ऑर्डर है, तो आप खरीदोगे तो 380 45 में खरीदोगे और बेचोगे तो 380 40 में बेचोगे। मतलब अगर एपी अपॉइंटेड है तो ये काम और अच्छा हो जाता है। तो लिक्विडिटी एक इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, ये एक बात हुई। ETF में कमाई कैसे हो सकती है, मतलब क्या पॉसिबल है कमाई करना रिटर्न्स? अगर आप ETF की रिटर्न्स की बात कर रहे हो तो देखिए ETF है, इनकी रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं। किसी में जैसे गोल्ड है, उसकी रिसेंटली रिटर्न 8% ही है, लेकिन कुछ ETFs ऐसे हैं जिनकी 80% तक है। मतलब मैं अगर कुल मिलाकर एक एवरेजिंग कर दूं तो ETF की रिटर्न 50% अप्रॉक्स देती है। 50% अप्रॉक्स रिटर्न कम नहीं होती है, राइट। अगर 50% अप्रॉक्स आप कमाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 रुपए का 100 करोड़ रुपए बन जाएगा साल में। 50% रिटर्न का मतलब ये होता है कि 1 रुपए का 100 करोड़ रुपए बन जाएगा 60 साल में। तो ETF की अच्छी रिटर्न है, एक हेल्दी रिटर्न है। बैंक एफडी क्या देती है आपको? 6%, ठीक है। तो कंपैरेटिवली द रिटर्न्स आर टू गुड। ओके, देन इस वीडियो को लाइक जरूर किया जाए, और साथ में अगली वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ETF से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजीज, म्यूचुअल ETF से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रही हो, है ना, कि हाँ ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि मार्केट फॉलिंग पे हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ। हाँ, और साथ में म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF भी बोलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन ETF से। लोग आजकल म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करवाते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करवाने का, वो ये है कि उनके SIP में चार्जेस लगते हैं मंथली। या म्यूचुअल फंड भी करवाते हो, वन टाइम पेमेंट करवाते हो, SIP करवाते हो, समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।